नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल पे। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। बात करते हैं आरपीएसयू द्वारा जारी किए गए नए सिलेबस के बारे में। पेपर 2 इतिहास की हम बात करेंगे। नया सिलेबस आ गया है, बदलाव भी हुए हैं और बदलाव इस प्रकार के हुए हैं कि विद्यार्थियों के लिहाज से मैं कहूँ तो काफ़ी उनको पढ़ना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें ऐड कर दी गई हैं जो प्रथम दृष्टया आपको शुरुआत के पेज पर नहीं दिखती होंगी, लेकिन दूसरे पेज तक जाते जाते काफ़ी सारे बदलाव आए हैं जिसके कारण काम काफ़ी बढ़ गया है। मैं पॉइंट वाइज बात करूँगा हर सेगमेंट में क्या क्या बदलाव हुए हैं। सीधे मुद्दे पर आते हैं। सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में कोई बदलाव नहीं है, सेम है। सरस्वती सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इसका उद्भव है, विस्तार है, ये सारी चीज़ें सेम है। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी इसकी जो विशेषताएं हैं ये जोड़ दिया गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे भी आप सारी चीज़ें पढ़ते ही थे। फिर उसके बाद में स्टेट फॉर्मेशन एंड अर्बनाइजेशन फ्रॉम महाजनपदास टू नंदा, इसमें एक चीज़ ऐड कर दी गई है आपके अलेक्जेंडर इन्वेजन एंड इट्स इम्पैक्ट, यानी कि जो अलेक्जेंडर था, सिकंदर था, उसके आक्रमण और उसके प्रभाव से संबंधित बातें यहाँ पे जोड़ दी गई हैं। फिर मौर्यन एम्पायर से संबंधित हम सारी चीज़ें पढ़ते थे। रिलीजन एंड डिक्लाइन इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया गया है, बाकी आप मोस्टली चीज़ें इसमें पढ़ते थे और ये भी लगभग उसी का पार्ट था, पढ़ रहे थे। फिर यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की बात करें तो एस्टेब्लिशमेंट, एक्सपेंशन, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इनोवेशन, लैंड रेवेन्यू, ये तो सारी चीज़ें लगभग आप पढ़ ही रहे थे। इसमें चेंज किया गया है सोसाइटी एंड आर्किटेक्चर। हालांकि इसका आर्किटेक्चर हम बाद वाले कला संस्कृति इसकी जो दी हुई थी आगे उसके अंदर पढ़ रहे थे। समाज का आप थोड़ा सा मान सकते हैं, वो थोड़ा सा देखना है। आर्किटेक्चर तो आप वैसे भी पढ़ रहे थे इसका, तो ये कोई चेंज नहीं है, लिखा हुआ यहाँ पे अलग है, लेकिन सोसाइटी आपको थोड़ी सी देखनी है। और वैसे ये कुछ पार्ट ऐसे हैं जो दिख रहे हैं कि चेंज है, लेकिन वो ज़्यादातर चीज़ें आप उसमें सम्मिलित पढ़ रहे थे, क्योंकि किताबें जो आपकी आती है उसमें पता ही नहीं चलता कि कौन सा पार्ट अलग है नहीं है, तो बहुत सी चीज़ें हम साथ साथ पढ़ लेते हैं। इमरजेंस ऑफ रीजनल पावर्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनियल रूल इन इंडिया 1707 से 1857, ये आपके वही सारी चीज़ें थी पहले से। ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेन से, ये भी आपकी चीज़ थी। 1857 की क्रांति, कारण परिणाम घटनाएं, सब चीज़ आपकी थी। अब यहाँ पे बात करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री की, ठीक है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर आपके रेनेसां यानी पुनर्जागरण था, रिफॉर्मेशन धर्म सुधार था, प्रति धर्म सुधार, काउंटर रिफॉर्मेशन शब्द यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। देखिए मैं अंडरलाइन तो उन्हीं को करूँगा जो नया है। तो काउंटर रिफॉर्मेशन शब्द ऐड किया गया है। तो धर्म सुधार के जो प्रति धर्म सुधार, तो वो धर्म सुधार के साथ में किताबों में दिया हुआ ही रहता है ना। मैंने भी जो हिस्ट्री की ऑब्जेक्टिव निकाल रखी है वर्ल्ड की, इंडिया की भी आती हैं तीनों, तो उसमें काउंटर रिफॉर्मेशन साथ ही है उसके प्रति धर्म सुधार। इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी ये है आपका औद्योगिक क्रांति इन यूरोप। तो औद्योगिक क्रांति आपके आगे दिया हुआ था एक पार्ट के अंदर, जो कि आपके 15-16 नंबर पे दिया होगा शायद ग्रेजुएशन लेवल वाले में। ये जो ग्रेजुएशन लेवल था इसमें 16 नंबर पे दिया हुआ रहता था, वो यहाँ पर लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। औद्योगिक क्रांति आ गई है आपकी। फिर पहले और दूसरे विश्व युद्ध, ये आपके पहले से था, पहला और दूसरा विश्व युद्ध, कॉज, इवेंट्स एंड रिजल्ट्स। लीग ऑफ नेशन और यूनाइटेड नेशन दोनों आपके पहले थे। मेजर आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ राजस्थान, ये आपके पहले से थी। इमरजेंस ऑफ राजपूत डायनेस्टीज ऑफ राजस्थान, और 14वां है राजपूत रेजिस्टेंस एंड ड्यूरिंग राजपूत रेजिस्टेंस, यानी राजपूत प्रतिरोध है सल्तनत काल और मुगल काल के दौरान। ये टॉपिक आपके पहले थे, लेकिन यहाँ पे राजाओं को नाम मेंशन किया गया था। यहाँ पे इमरजेंस ऑफ राजपूत डायनेस्टीज में तो आपकी डायनेस्टीज दे रखी थी, गुहिल, गुर्जर, प्रतिहार, राठौड़, चौहान, कछवार इत्यादि। अब यहाँ पे खुला ओपन कर दिया कि सब पढ़ना है आपको। फिर राजपूत रेजिस्टेंस के अंदर आपको दिया गया था कि पृथ्वीराज चौहान पढ़ना है, हमीर पढ़ना है, रावल रतन सिंह, कानड़देव, सांगा, मालदेव, चंद्रसेन, महाराणा प्रताप, इस प्रकार से दिया हुआ था। अब ये पूरा दे दिया। हालांकि बात तो वही है, इसमें कोई चेंज वाली बात आप नहीं मान सकते, क्योंकि उन्हीं वही है प्रतिरोध के प्रतीक तो चौहान, पृथ्वीराज चौहान है, हमीर है, रावल रतन सिंह है, चंद्रसेन, महाराणा प्रताप, सांगा, मालदेव, कानड़देव वही है। तो क्वेश्चन तो उन्हीं में से आना है, तो ये बदलाव नहीं है, लेकिन ओपन एंडेड छोड़ दिया गया कि सब कुछ पढ़ लीजिए इसमें। फिर उसके बाद में आता है ग्रेजुएशन लेवल का पार्ट। प्री एंड प्रोटो हिस्ट्री आपके था, पेलियोलिथिक एज था, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, यानी ये जो पूरा पाषाण, नवपाषाण, मध्य पाषाण सारे थे। इसमें आपके रॉक आर्ट, ये रॉक आर्ट आप पढ़ते, वैसे तो रॉक आर्ट आप पढ़ ही लेते थे, ये जो भीमबेटका वाले चित्र वगैरह पढ़ रहे रॉक आर्ट का ही हिस्सा है। मेगालिथ आपके, ये जो महापाषाण है वो अलग से ऐड कर दिया है। मैंने ऑब्जेक्टिव बुक में महापाषाण भी साथ में शामिल कर रखा है, भले आप उसके क्वेश्चन देख लेना, एक भी बाहर नहीं है उसमें। जो प्राचीन भारत की ऑब्जेक्टिव किताब आती है मेरी, उसके अंदर सारी चीज़ है ये। यहाँ पे वैदिक एज में क्या लिख दिया, यहाँ पर आपको शुरुआत में था एक वैदिक साहित्य, वैदिक लिटरेचर, वो शब्द तो यहाँ से हटा दिया गया है। वैदिक साहित्य शब्द है वो तो यहाँ से हटा दिया, और इन्होंने क्या दे दिया, वर्ण, आश्रम, संस्कार और पुरुषार्थ। आधे एक पेज का मैटर है। आप जो वर्णों के बारे में, आश्रम के बारे में, संस्कारों, 16 संस्कारों के बारे में, पुरुषार्थों के बारे में, वो तो आप पढ़ते ही थे वैसे भी,
वैदिक काल के अंदर, वो कोई अलग तो था नहीं, तो ये मेंशन कर दिया इसके अंदर विशेष तौर से, और वैदिक साहित्य शब्द हटा दिया। तो वैसे आप सारी चीज़ें ये पढ़ रहे थे पहले से। रिलीजियस रिवाइवल ऑफ 6th सेंचुरी BC, इसमें आप जैनिज्म और बुद्धिज्म तो पढ़ रहे थे। अदर्स, यानी अदर्स में आपके वही आ जाती है मुख्य तौर पर तो चीज़ें आपकी, चाहे मखली घोषाल की बात कर लो, यानी आजीवक संप्रदाय भी आ गया आपके, और संजय बैठलीपुत्र, यानी उस समय बहुत, जैसे आपने बौद्ध ग्रंथों में पढ़ी होंगी 60 से अधिक प्रकार की परंपराएं चलती थी, लेकिन उसमें 5-4 जो मुख्य मुख्य और हैं छोटी मोटी चीज़ें, वो 1-1.5 पेज की है। और मैंने तो खास तौर से ऑब्जेक्टिव बुक में जैनिज्म और बुद्धिज्म के साथ उनके प्रश्न डाल ही रखे हैं, और NCERT में भी एक चैप्टर में उनके क्वेश्चन है वो भी मैंने डाल रखे हैं। तो इसमें कोई विशेष बदलाव है नहीं, क्योंकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का है, तो जैनिज्म और बुद्धिज्म के साथ वही आएंगे, आजीवक आएंगे, या फिर उस समय की और जो भौतिकवादी हैं वो सारी चीज़ें। उत्तर मौर्य में, पोस्ट मौर्यन में आपके शुंग कर्ण में, इंडो ग्रीक, कुषाण, वेस्टर्न क्षत्रप, ये पहले से थे आपके। और ये मैं जैनिज्म बुद्धिज्म की अंडरलाइन हटा देता हूँ, क्योंकि अंडरलाइन हम उसी को कर रहे हैं जो न्यू है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुप्त एज में आपके पॉलिटिकल और कल्चरल अचीवमेंट था पहले से, ठीक है, ये तो पहले से था। ऐसे ही आपको वर्धन डायनेस्टीज के अंदर पॉलिटिकल एंड कल्चरल अचीवमेंट ये आपके था पहले से, ठीक है। लेकिन गुप्त काल की सोसाइटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी इसके अंदर ऐड कर दी गई है। सोसाइटी, इकोनॉमी, यानी पूरा ही आ गया, बच्चा क्या है, सोसाइटी आ गई, इकोनॉमी आ गई, साइंस और टेक्नोलॉजी आ गई, फिर क्या बचेगा, आपकी सारी चीज़ें आ गई इसके अंदर। तो मुख्य तौर पर आपको गुप्त काल पूरा पढ़ना है, और किताबों में पूरा ही दिया हुआ रहता है, हमारे ऑब्जेक्टिव हो चाहे किसी की थ्योरी हो, सभी पूरा ही डालते हैं। इंडियन कल्चर एब्रोड, यानी विदेशों में भारतीय संस्कृति, प्राचीन भारत से संबंधित, तो पश्चिमी एशिया है, मध्य एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है। तो ये सारी चीज़ें आपकी, मैं अंडरलाइन क्यों कर रहा हूँ इनको, ये तो आपके पहले से थी, ये वाला जो पार्ट है वो आपका पहले से दिया हुआ था, इसमें कोई अलग से चेंज नहीं है। मध्यकालीन भारत के स्रोत आपके पहले से थे। धार्मिक सुधार, स्पिरिचुअल रिफॉर्म्स हैं वो आपके थे। भक्ति और सूफिज्म आपके पहले से दिया हुआ था उसके अंदर, लेकिन 7वीं से 16वीं शताब्दी मेंशन नहीं किया हुआ था, ये अलग से मेंशन कर दिया, इससे पहले नहीं जाना आपको, इसके बाद नहीं जाना। वैसे काल भी इसका यही था, तो आपको 16वीं शताब्दी से बाद के कोई जिसमें भक्ति या सूफिज्म से संबंधित तो उसके बाद का नहीं पढ़ना, मेंशन स्पेसिफिक कर दिया कि भी 7वीं से 16वीं के बीच का पढ़ें। फिर ये फाउंडेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ मुगल एम्पायर, ये आपके था पहले से। डेक्कन रिलीजियस, राजपूत, नॉर्थ वेस्ट, ये सारी नीतियाँ थी। यहाँ पर आपके एक और नीति हुआ करती थी, देखो यहाँ पर आपको सिलेबस याद है, तो मिडिल एशिया पॉलिसी, वो शब्द यहाँ से हटाया इन्होंने, मिडिल एशिया पॉलिसी। मैं इसका हिंदी अनुवाद करके डाल दूंगा, गूगल से नहीं, ढंग से करके डालेंगे, ऐसे गूगल से डालने को तो 2 मिनट में डल जाता। मिडिल एशिया पॉलिसी जो है वो यहाँ से रिमूव कर दिया गया है शब्द, और आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऐड किया गया। वैसे ये आगे कहीं, मतलब ये आता तो था ही, इसमें ये यहाँ पर शब्द लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुगल काल की आर्ट एंड आर्किटेक्चर हम पढ़ के जाते थे, कोई नया नहीं है, ये शब्द यहाँ से हटाया है। फिर राइज ऑफ मराठा, थोड़ा सा शब्दों का हेरफेर है, वही बात है, यही दिया हुआ ही है। भारत का संवैधानिक विकास 73 से 1950 तक का ये है ही अपना। ये वाला जो आपका पार्ट है ब्रिटिश पॉलिसीज, इसमें आपको पहले अलग से मेंशन किया हुआ था, ज़्यादातर उसमें था आर्थिक से संबंधित। क्या था कि इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल, लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स, और विऔद्योगिकीकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन शब्द था उसके अंदर, ड्रेन ऑफ वेल्थ था, यानी जो धन निष्कासन का सिद्धांत था दादाभाई नौरोजी वाला। तो सारी चीज़ें अलग अलग मेंशन कर रखी थी, छोटा था वो पार्ट। अब ये वो आर्थिक नीतियों से संबंधित थी, लैंड रेवेन्यू भी आर्थिक में आ जाता है, थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव का पार्ट बन सकते हैं। तो चाहे प्रशासनिक हो, चाहे आर्थिक हो, और चाहे आपकी सोशियो कल्चरल हो, यानी सामाजिक सांस्कृतिक जो भी पॉलिसीज़ हैं, यानी सारी पॉलिसीज़ ब्रिटिशर्स की आपकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सारी पॉलिसीज़ आपको पढ़नी है। अब इसमें कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो थोड़ा सा ये बदलाव इन्होंने किया है इस टॉपिक में, मोस्टली वही है, लेकिन थोड़ा अब नीतियाँ बढ़ गई, उनकी सारी पढ़नी है। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स इन 19th एंड 20th सेंचुरी, सेम है, वही था। ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, ये भी सही है। पहले इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 1857 से 1919 लिख रखा था, अब की बार ये नेशनलिज्म शब्द दे दिया, बात तो वही है। राष्ट्रवाद का ये ग्रोथ, राष्ट्रवाद का डेवलपमेंट बोल दो। पहले आपने ये टॉपिक क्या लिखा हुआ मिलता था, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। अब ये राष्ट्रवाद की जो वृद्धि हुई है, इस दौरान ग्रोथ हुआ है, वो सेम टॉपिक है। रेवोल्यूशंस एंड देयर इम्पैक्ट, ये पहले अलग अलग दी हुई थी, है ना, कि 15-16 नंबर पे अमेरिकन क्रांति थी, फिर औद्योगिक क्रांति थी, वो पहले जोड़ दी इन्होंने, फिर फ्रेंच क्रांति थी और नेपोलियन बोनापार्ट था, फिर इटली जर्मनी का एकीकरण था, फिर रूस की क्रांति थी। तो एक साथ दे दिया, अमेरिकन दे दिया, फ्रेंच दे दिया, रशियन दे दिया। आपके पहले से भी था रशियन वाला, इटली जर्मनी का पहले से भी था एकीकरण। तो ये सारा पार्ट है, औद्योगिक क्रांति पहले जोड़ दी, तो यहाँ नो चेंज है वर्ल्ड हिस्ट्री में इस वाले पार्ट में। फिर ट्राइबल एंड पीजेंट मूवमेंट इन राजस्थान, ये आपके पहले से था।
रोल ऑफ राजस्थान इन रिवोल्ट, 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, और जनजातीय और किसान आंदोलन आपके पहले से थे। यहाँ पे ये आपका नया ऐड कर दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ राजस्थान। ये नया एकदम कंप्लीटली न्यू टॉपिक है आपके लिए। यहाँ पे पहले क्या होता था कि जिन राजपूतों ने मुगलों का सहयोग किया था, जैसे मानसिंह है, जयसिंह है, जसवंत सिंह है, वो जो टॉपिक था वो इन्होंने यहाँ से हटा दिया। इसकी जगह राजस्थान का ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, रेवेन्यू सिस्टम है, वो यहाँ पे जोड़ दिया है। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, इसके अंदर टॉपिक में आपके एजुकेशन सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया, ये आपके न्यू यहाँ पे जोड़ दिया गया है, नहीं पहले से नहीं था, ये न्यू है। एजुकेशन सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में शिक्षा की व्यवस्था जो थी, सिस्टम था, एजुकेशन सिस्टम वो था। फिर इसके बाद में सोसाइटी, इकोनॉमी, कल्चर इन पोस्ट मॉडर्न एज, ये आपके पहले से था। और पेनिनसुला इंडिया, यानी जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है, पेनिनसुला मतलब प्रायद्वीप होता है, उसमें सातवाहन पढ़ते थे हम, संगम एज भी पढ़ लेते थे, चालुक्य, पल्लव, चोल, ये तो सारी चीज़ें अंडरलाइन क्यों कर रहा हूँ मैं इनको, ये तो सेम है, सही का निशान लगा देते हैं, ये वो ही है सारी चीज़ें, ठीक है। राष्ट्रकूट भी आप पढ़ रहे थे, यहाँ ये थोड़ा सा इन्होंने मेंशन कर दिया कि इनका आपको लिटरेचर पढ़ना है, सोसाइटी पढ़नी है, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, इकोनॉमी भी पढ़नी है, कल्चर भी पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है। तो भाई यही बोल दो कि सारा पढ़ना है, सारी चीज़ें, इसके अंदर कुछ छोड़ना नहीं है, अभी सारा कंप्लीट इसका मैटर। सिर्फ राजनीति पढ़ने से काम नहीं चलेगा। फिर उसके बाद में है रिलीजियस प्रैक्टिसेस, टेम्पल आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, ये आपकी मूर्ति कला और आपका मंदिर भवन, मंदिर की जो कला अलग अलग हैं आपकी, चाहे बेसर, नागर, जो भी शैली है आपकी, वो सारी शैली का ही अंग्रेजी में बना दिया हिंदी के शब्द का, तो ये आपकी शैलियाँ हैं सारी, वो सब आपको पढ़ना है। यानी मंदिर की और बाकी मूर्ति निर्माण से संबंधित सब चीज़ें आपको, कलाएँ आपको सारी पढ़नी है। ये आपकी वास्तुकला से संबंधित टॉपिक हो गया। फिर उसके बाद में है सोसाइटी एंड कल्चरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली मेडिवल इंडिया, तो यहाँ पे आपके ये था, हाँ ये तो टॉपिक सेम ही है, सही है। फिर चेंज इन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ मुगल्स, रेवेन्यू, ये थोड़ा सा लाइन में बदलाव है, बाकी सेम ही है। रेवेन्यू सिस्टम आपके था, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन था, मनसबदारी, जागीरदारी, सब है, सेम है। रीजनल पावर्स इन डेक्कन एंड देयर अचीवमेंट इन मेडिएवल पीरियड, ये वाला आपका एकदम न्यू टॉपिक आ गया है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर में आता था आरपीएससी में, अभी इसमें भी आ गया है। रीजनल पावर क्या है आपका, सीधा सीधा मैं आपको बता देता हूँ, आपको बहमनी और विजयनगर पढ़ना है। और क्योंकि मैंने जो ऑब्जेक्टिव किताब निकाल रखी हैं वो सारी सब टॉपिक दे रखे हैं, और मैं निशान लगा के दे देता हूँ कि भाई इसमें से ये टॉपिक पढ़ने हैं, तो मैं निशान दोबारा लगा के दे दूंगा आपको। हिस्ट्री 360 की जो 3 ऑब्जेक्टिव किताबें आती हैं, जिसमें मोस्टली आप देखेंगे किसी भी एग्जाम का हो आपके 70% से ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने फर्स्ट ग्रेड के अलावा भी सारे टॉपिक उसमें डाल रखे हैं कि कभी कोई सिलेबस चेंज हो तो दिक्कत नहीं आए। तो बहमनी, विजयनगर आपको एकदम मतलब डिट्टो आपको मिल जाएगा, उसके अलावा भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, इतना बढ़िया दिया हुआ है। तो बहमनी और विजयनगर है रीजनल पावर इन डेक्कन, दक्कन में जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं, तो विजयनगर और बहमनी पढ़ना है आपको मध्यकाल में। फिर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड प्रेस, ये आपके पहले से था, गांधी एरा वाला सारा पहले से था। टुवर्ड फ्रीडम एंड पार्टीशन लिख रखा है अलग से, लेकिन वही बात है, आज़ादी की ओर, मतलब 42 से लेकर 47 तक की घटनाएं हैं, और थोड़ा सा पार्टीशन से संबंधित ये सारी चीज़ें आपको आधुनिक भारत ऑब्जेक्टिव किताब में मिल जाएंगी, आपकी किताबों में भी मिल जाएंगी। यानी मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया का जो भी यहाँ पे सिलेबस दिया गया है वो 99.9% आपको हमारी तीनों ऑब्जेक्टिव किताब में मिल जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई मतलब मुश्किल से कोई 1 या 2 टॉपिक छोटा ऐसा हो सकता है जो कि मामूली नहीं हो, बाकी कोई भी ऐसी किताब हो उससे ज़्यादा ही सिलेबस अपने को मिलेगा, मतलब सारी चीज़ें लगभग मिल जाती हैं। तो एक आध हुआ तो मैं खुद ही उसका टेस्ट लेके डाल दूंगा आपको। अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पोस्ट इंडिया, ये आपका देखो, ये बहुत खतरनाक चीज़ आ गई है। ये भाई आपको आज़ादी के बाद से लेकर और सन 2000 तक का ये आपके 53 साल चिपका दिए भाई। राजनीति, समाज, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और तकनीकी के जो भी विकास हुए हैं आज़ादी के बाद से लेकर और सन 2000 तक के, वो आपको मैं कह रहा हूँ वैसे तो इसकी पूरी किताब बन जाती है एक बड़ी सारी, यानी आपका एक सेगमेंट ही बढ़ा दिया। लेकिन चूंकि एक टॉपिक है और क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक और इसमें टॉपिक है, इसमें 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन से ज़्यादा की संभावना 2-3 आ जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसके लिए बहुत बड़ी किताब के चक्कर में मत फंसना। और ये जो, क्योंकि आपने जो आपकी परीक्षावाणी वगैरह हो होती है उसमें भी कहाँ तक दिया होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1971 तक की चीज़ें दी हुई होती हैं, और उसमें साइंस टेक्नोलॉजी की से संबंध में 2 बदलाव है, वो भी ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं होते। तो इसके लिए आपको निश्चित रूप से ये जो टॉपिक है, ये मैं कह सकता हूँ कि मेरी किताब में आज़ादी के बाद के भारत का थोड़ी सी चीज़ें दे रखी हैं, लोगों ने तो वो भी नहीं दे रखी, लेकिन थोड़ी सी तो दे रखी है, लेकिन ये आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इससे आप फेमिलियर नहीं हैं।
क्योंकि 2000 तक बढ़ा दिया है तो काफ़ी बड़ा हो गया। असिस्टेंट प्रोफेसर में भी इतना डीप तक नहीं आता था ये। फिर वर्ल्ड बिटवीन टू वॉर, यहाँ आपके क्या होता था, ये मैं नया ही थोड़ा सा नया मानूंगा इसको। यहाँ आपके क्या होता था कि इटली में फांसीवाद, जर्मनी में नाजीवाद, वो टॉपिक हुआ करता था। यहाँ इसकी जगह इन्होंने शब्द लिख दिया दो विश्व युद्धों के बीच की दुनिया। तो मुख्य तौर पे उसमें विकास वही हुआ है, इटली के नाजीवाद और इटली में फांसीवाद और जर्मनी में नाजीवाद से संबंधित, लेकिन कुछ और भी घटनाक्रम हैं जो उसके घटनाक्रम है जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो वो भी आपको थोड़े से देखने पड़ेंगे। कुछ एक मतलब 1-2-5 पेज का मैटर, 2-3 पेज का मैटर एक्स्ट्रा इसमें हो सकता है, लेकिन दो विश्व युद्धों के बीच में आपको नाजीवाद फांसीवाद तो पढ़ना ही पड़ेगा। हालांकि नाजीवाद फांसीवाद की पूरी थ्योरी इतनी डिटेल में भले ही न पढ़नी पड़े, लेकिन आपको हिटलर और मुसोलिनी से संबंधित बातें तो दोनों विश्व युद्धों के बीच में पढ़नी ही होंगी, उससे आप बच नहीं सकते। पोस्ट वर्ल्ड वार यानी दूसरे विश्व युद्ध के बाद की जो दुनिया है, चाइनीज रेवोल्यूशन आपके पहले से था। कोल्ड वार एंड जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ये आपके नहीं था, शीत युद्ध और सोवियत संघ का विघटन जो 1991 में 1991 में जाकर हुआ है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपके आ गई हैं। तो यहाँ पर आपको ये चाइनीज रेवोल्यूशन को तो मैं क्यों अंडरलाइन कर रहा हूँ ये तो नहीं, लेकिन ये वाला जो आपका जो शीत युद्ध है और सोवियत संघ का विघटन है, ये पूरी तरीके से नया है। असिस्टेंट प्रोफेसर में था ये, अभी इसमें भी डाल दिया गया है। ये देखिए, ये बहुत बड़ा एक मामला फंसा दिया है। न्यू ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस अप टू 2000, क्या ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और सोशल एनवायरमेंटल इश्यूज। आपके वर्ल्ड हिस्ट्री में काफ़ी सारे चेंजेस हो गए हैं 3-4 टॉपिक के, तो ये नए ट्रेंड आ गए हैं 2000 तक में, यानी वैश्वीकरण, उदारीकरण, और जैसे आपके 3rd ग्रेड में अर्थव्यवस्था में आते हैं ना, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, उस तरह की बात है, लेकिन वो भारत के संबंध में पढ़ते हैं। यहाँ आपको वैश्वीकरण पढ़ना है, उदारीकरण पढ़ना है और सोशल एनवायरमेंटल यानी सामाजिक और जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं उसके संबंध में पढ़ना है। तो ये आपका एक नया टॉपिक बन गया ये। हालांकि ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन तो मिल जाता है, सोशल एनवायरमेंटल इश्यूज़ में क्या क्या शामिल करना होगा वो थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो नए टॉपिक है इनका बहुत सारा मसाला तो आपको नहीं लेना है, मतलब हर इसको ये समझना है ये कोई नई किताब नहीं लेनी है आपको, एक कि नए टॉपिक हैं ये जहाँ से भी अरेंज हो जाएं। और मैं अभी थोड़ा सा 3rd ग्रेड में व्यस्त हूँ, अगले महीने से मैं फोकस करूंगा इसके ऊपर कि इसमें क्या क्या जो नए टॉपिक हैं वो कैसे विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाए जा सकते हैं, ताकि उनके ऊपर कोई ज़्यादा माथापच्ची किताबों से संबंधित न पड़े। तो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, ये राजस्थान के इतिहास के स्रोत है आर्कियोलॉजिकल, आर्काइवल और लिटरेरी, ये तो आपके था पहले से। और राजस्थान में जो जन चेतना है, अवेकनिंग इन राजस्थान, ये भी था। इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, विभिन्न चरण, ये भी आपके था, इसमें भी कुछ चेंज नहीं है। और रिलीजियस रिफॉर्म्स, देखिए आर्ट, आर्किटेक्चर, पेंटिंग्स तो थी पहले, ये वाली तो थी, और रिलीजियस रिफॉर्म्स नहीं था, ये नया जोड़ दिया है, धर्म सुधार। और ये वाला आपका था पहले से था, ये 15, 16, 17 भी सारे टॉपिक पहले से थे। तो आप देख रहे हैं ये मतलब चेंजेस हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे खासतौर से तो जो आज़ादी के बाद की चीज़ें विश्व में जोड़ी हैं और भारत में जोड़ी हैं वो नए हैं। हालांकि शीत युद्ध वगैरह तो नॉर्मल है, जैसे हमारी ऑब्जेक्टिव में भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। ये वैश्वीकरण और ये वाला जो टॉपिक है, ये मेरे हिसाब से जो भी ऑब्जेक्टिव किताब आती है, अपने थ्योरी की किताब आती है राजस्थान के बेस्ट, उसमें मोस्टली किसी में दिया हुआ नहीं रहता। मैं कोशिश करूँगा, मैं प्रोवाइड करवा दूँगा आपको, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मैं आपको इसका फ्री ऑफ कॉस्ट बना दूँगा। थोड़ा समय लगेगा दीपावली की छुट्टियों तक का, लेकिन बना देंगे। ज़्यादा इसमें कोई आपको घबराने वाली आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो इंडियन हिस्ट्री वाली 3 ऑब्जेक्टिव किताबें हैं, वो वैसे तो राजस्थान के मोस्टली अब कोई बच्चे बचे नहीं जिनके पास नहीं हो है, लेकिन वो आप ले, उसमें आपकी सारी चीज़ें इसके अंदर कवर हो जाती हैं और क्वेश्चन भी आते हैं। कोई एक किताब लेके देख लो, आपको क्यों लगे कि तीनों का पैसा क्यों लगाएं, एक लोगे तो आप अपने आप ही दूसरी तीसरी आपको लेनी पड़ जाएगी। अब इसमें देखो कुछ चीज़ें और भी रहेगी, पेडागोजी, टीचिंग, इसमें भी चेंजेस हैं। तो यहाँ पे आपके क्या है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स थी, ये तो आपकी पहले भी दी हुई थी टॉपिक, लेकिन ये जो आपके ये दिए गए हैं वेरियस वर्बल एंड नॉन वर्बल क्लासरूम कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज, ये यहाँ पे नया जोड़ दिया गया है। टीचिंग मॉडल्स थे आपके, एडवांस ऑर्गेनाइजर आपके था, इंक्वायरी ट्रेनिंग भी आपके पहले दिया हुआ था, है ना। लेकिन ये जो ग्रुप इन्वेस्टिगेशन है, नॉन डायरेक्टिव मॉडल पर्सनल डेवलपमेंट है, ये आपके न्यू ऐड किया गया है। इसके अलावा प्रिपरेशन एंड यूज़ ऑफ टीचिंग, ये तो आपके पहले से था। कोऑपरेटिव लर्निंग भी आपके पहले, ये तो आपके ऑलरेडी थे। इसमें देखो आईसीटी में चेंज है, कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीटी था। डिजिटल लर्निंग शब्द इसमें थोड़ा सा नया ऐड कर दिया गया है। पहले आपके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दिया हुआ था, अभी यहाँ पे तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तो वैसे भी आपको देखना है, लेकिन डिजिटल लर्निंग से संबंधित थोड़ी चीज़ें ऐड कर दी गई हैं। ई लर्निंग और वर्चुअल क्लासरूम, ये आपके नया ऐड कर दिया गया है। ये भी तीसरा टॉपिक भी पहले क्या था कि कंप्यूटर में जो असिस्टेड लर्निंग है, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस हैं,
तो बात तो वही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज हो गया। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इन टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट। टीचिंग, लर्निंग और असेसमेंट में टेक्नोलॉजी का किस प्रकार से इंटीग्रेशन हो सकता है, किस प्रकार से यूज होता है उसमें, वो यहाँ पे ऐड किया गया। तो थोड़ा चेंजेज है। दिक्कत ये है कि विद्यार्थियों को किताबों की समस्या हो जाती है सबसे ज़्यादा, तो कि अभी ली थी फिर थोड़ा चेंज कर देते हैं, दिमाग खराब हो जाता है। बाकी तो देखो इतिहास में तो आपने जो किताबें नॉर्मली आप पढ़ते हैं, अलग अलग काल की किताबें पढ़ते हैं, तो मोस्टली चीज़ें उसके अंदर होती हैं आज़ादी के बाद के भारत की। और एक विश्व इतिहास का एक जो टॉपिक है पोस्ट मॉडर्न, जो पोस्ट वर्ल्ड वार का एक उदारीकरण, वैश्वीकरण वाला, वो छोटा ही टॉपिक है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। उसके संबंध में भी ढूंढ ढांड के नोट्स वगैरह आपके लिए अरेंज कर देंगे, तो उसमें तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आईसीटी वाली तो थोड़ी सी आपको पेडागोजी में आपको किताब चेंज करनी पड़ेगी जब भी न्यू आएगी। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं इस पर अपडेट दे दूंगा। जो भी नई किताबें आएंगी अगले महीने से शुरू कर देंगे पब्लिकेशन किताबें निकालना। कौन अच्छी बेटर किताब निकालेगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।